हाँ जी, नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आपने पिछली क्लास देखी होगी। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था राजस्थान हिस्ट्री का एक सामान्य परिचय। उसमें राजस्थान के हिस्ट्री का विभाजन पढ़ा था, मील का विभाजन पढ़ा था, उसमें 3 पढ़े थे। उसके बाद हमने डेट मेंशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने राजस्थान में क्या पढ़ना है जीके के अंदर वो पढ़ा था। और उसके बाद में हमने अंत में चौहानों की उत्पत्ति और चौहानों के उत्पत्ति स्थल के बारे में पढ़ा था। और अंत में जाते जाते हमने शाखा के बारे में पढ़े थे। तो चौहानों की कुछ शाखाएं पढ़ी थी। हम आज शुरुआत करेंगे चौहानों की सांबर शाखा से। चौहानों की सांबर शाखा में कब स्थापित हुई, किसने स्थापित की, ये पढ़ेंगे। तो चौहानों की सांबर शाखा की स्थापना एक व्यक्ति हुए थे, वासुदेव। वासुदेव ने इस शाखा की स्थापना की थी। वासुदेव ने सन पिछले प्रकाश में भी पढ़ा था 551 ईस्वी के अंदर इस सांबर शाखा की स्थापना की थी। जब कोई शाखा की स्थापना करता है तो कोई, चूंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री एविडेंसों के आधार पर चलती है, तो कौन सा एविडेंस है जो इस सांबर शाखा की स्थापना या इस चौहानों का आदि पुरुष इस वासुदेव को बताता है? तो एक लेखक हुए, एक राइटर हुए थे, राजशेखर। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा प्रबंध कोश। इस प्रबंध कोश के अंदर ये जानकारी मिलती है कि इस चौहानों की सांबर शाखा की स्थापना वासुदेव थे। एक और जानकारी मिलती है बिजोली अभिलेख। बिजोली इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा जाने तो ये एक इतना बड़ा अभिलेख है, जो कि एक अभिलेख के अंदर एक पूरे राजवंश की जर्नी होती है, उसके पूरे क्रम का विस्तार दिया होता है। तो इस बिजोली इंस्क्रिप्शन के अंदर चौहानों के बारे में खूब सारी बातें हैं। अगर हम राजस्थान हिस्ट्री के इस पोर्शन को देखें तो इसमें लगभग 15 से 20 फैक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में लगते हैं, लेकिन ये जब हाई लेवल की तैयारी करते हैं तो इस अभिलेख को डिटेल से पढ़ते हैं। ये अभिलेख लगभग 3 से 4 पेज के अंदर समाप्त होता है। अपने को इतना नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ जहाँ जहाँ इसका फैक्ट की जरूरत होगी मैं अभिलेख के बारे में बताता जाऊँगा। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा था। अब इस क्लास के अंदर अपने सांबर शाखा से संबंधित एक ही फैक्ट है, ये सांबर झील का निर्माण। ये अभिलेख बताता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। ये थी वासुदेव के बारे में, इतनी सी बातें याद रखनी है। अब आगे दूसरा शासक चलते हैं। इन वासुदेव के बाद एक क्रम चलता है और एक शासक बनता है दुर्लभराज। दुर्लभराज के बारे में दो एक खास बात है। एक तो ये कि दुर्लभराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया था। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में बहुत सारे भाग लिए थे, जैसे दक्षिण से चोल आए थे, पूर्व से पाल आए थे और यहाँ अपने राष्ट्रकूट आए थे दक्षिण से। तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ये कोई स्वतंत्र शासक नहीं थे। एक बात याद रखना, चौहान प्रारंभ के अंदर प्रतिहारों के यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। यहाँ तक ये सामंत चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर ये प्रतिहारों की तरफ से सहयोग के लिए भाग लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर प्रतिहारों के सहयोग के लिए भाग लेते हैं। ये बात थी दुर्लभराज के बारे में। दुर्लभराज के बारे में एक और शासक बनते हैं जिनका नाम है गुहक प्रथम। गुहक प्रथम के बारे में खास बात है कि ये नागभट्ट एक शासक हुए थे, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड।
के सामंत थे और इनकी तरफ से युद्ध लड़ा करते थे। कोई युद्ध में इन्होंने गोवक प्रथम ने नागभट्ट की सहायता की और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन नागभट्ट ने इन गोवक को वीर की उपाधि दी। अब जैसे ही नागभट्ट ने गोवक प्रथम को वीर की उपाधि दी, भाई अपने अलग दुकान स्टार्ट कर दी और इन्होंने कह दिया हमारा प्रतिहारों से कोई लेना देना नहीं, हम अलग डायनेस्टी बनाएंगे। चौहान यहाँ से स्वतंत्र हुए, यानी कि चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था गोवक। चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक। यहां से गोवक कहता है कि अपने आपे दापे, अपने चौहानों का प्रतिहार से कोई लेना देना नहीं, हम स्वतंत्र हैं और यहाँ से चौहान डायनेस्टी की स्वतंत्रता स्थापित होती है। अब स्थापित हुआ तो कोई उपाधि धारण करेगा। इन्होंने स्वतंत्र होते ही रेवासा सीकर के अंदर, रेवासा के अंदर हर्षराय यानी हर्षनाथ का मंदिर, जीण माता के भाई थे। जब लोग देवयार पर कल्चर पढ़ते हैं तो हर्ष मंदिर के बारे में खूब सारी चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने इतना ही ध्यान रखना कि हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था गोवक फर्स्ट ने। और इस हर्षराय के मंदिर के निर्माण के साथ इसने एक उपाधि धारण की, हर्षराय की। अभी उपाधियों के कर्म के बारे में थोड़ा सा जाने तो कोई राजा उपाधि धारण क्यों करता था? हर्ष का भगवान शिव से लिंक है। हर्ष को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। जब कोई राजा शासक बनता है तो अपने को वो भगवान की प्रतिछाया बताता है। उसी को कहते हैं हिस्ट्री के अंदर राजत्व में देवत्व का सिद्धांत। ये देवत्व का सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सामान्य सी बात है कि जब कोई राजा बनता है तो कोई राजा स्वीकार क्यों करेगा? मान लीजिए आज कोई खड़ा होकर कहे कि मैं आप सभी का राजा हूँ और आप बैठ जाइए, तो उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। भाई साहब, कौन बनने दे राजा? तब ये एक ऐसी परंपरा चलती है राजवंश के अंदर कि राजा स्वयं को ईश्वर की प्रतिछाया मानता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मैं ईश्वर की प्रतिछाया हूँ, शेड ऑफ द गॉड हूँ, अर्थात मैं ईश्वर की प्रतिछाया हूँ, ईश्वर ने मुझे भेजा है इस जहाँ की रक्षा के लिए, इस जहाँ के विकास के लिए। और अपने मेवाड़ व गोइल वंश के शासक स्वयं को भगवान एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। जयपुर वाले गोविंद देव जी को दीवान मानते हैं। वो कहते हैं राजा तो वो, हम तो इनके दीवान हैं, और जो टैक्स नहीं लेता उसको भगवान का नाम दे दिया जाता है। तो एक टैक्स वसूल करने और राजत्व को निरंतर चलाने के लिए राजतंत्र के अंदर राजत्व में देवत्व का सिद्धांत चलता है। इसके लिए उपाधि धारण की जाती है। छोटी सी बात है, अपनी याद रखनी नहीं है, समझने की बात है। गोवक के बाद एक राजा बनता है चंदनराज। चंदनराज की खुद की कोई बात नहीं है। इनकी एक पत्नी हुई थी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा भगवान शिव की महान भक्त थी। कहते हैं कि ये भगवान शिव की भक्त होने के कारण ही इन्हें एक उपाधि दी जाती है। उन्हें एक दूसरे नाम से जाना जाता है, रुद्राणी। भगवान शिव को कहा जाता है, रुद्राणी भगवान शिव की भक्त होने के कारण रुद्राणी कहा जाता है। कहते हैं कि इतनी महान भक्त थी आत्मप्रभा, जो पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील पर हर रोज 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की 1000 दीपक से भगवान शिव की आराधना किया करती थी। और इनकी एक खास बात है कि आत्मप्रभा को योग क्रिया में निपुण थी। ये चंदनराज के अंदर खास बात थी। बाकी चंदनराज की कोई बात नहीं, आत्मप्रभा का सवाल बनता है, यही से हमें पढ़ना। इनके बाद एक शासक बनता है वागपति राज। वागपति राज को एक महान योद्धा कहा जाता है। उन्हें 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 108 युद्धों का विजेता। इनका एक पुत्र हुआ था लक्ष्मण,
या इसी को लखन राज और कुछ किताबें लखन देव कहती है। अपने को नाम याद है कि लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण। इन लक्ष्मण ने 950 के अंदर 950 ईस्वी के अंदर इस सांबर शाखा को छोड़ दिया और नाडोल चले गए थे। और लगभग 10 वर्षों के संघर्ष और 10 वर्षों की कठिन तपस्या के साथ इन्होंने 960 ईस्वी के अंदर इस नाडोल शाखा की नई शाखा की स्थापना की थी। जब हम आगे राठौड़ पढ़ेंगे तो और पढ़ेंगे कि राव जोधा का एक पुत्र हुआ था राव बीका। 1465 के अंदर उन्होंने जोधपुर छोड़ दिया था और 23 वर्षों के संघर्ष के बाद 1488 के अंदर उन्होंने बीकानेर की स्थापना की। तो एक डायनेस्टी को छोड़ने के बाद नई डायनेस्टी बनाने के लिए समय लगता है, यहाँ 10 वर्ष का समय लगा। कंफ्यूज नहीं होना, 960 के अंदर इन्होंने नाडोल की स्थापना की और 950 के अंदर इन्होंने सांबर छोड़ दिया था। इनके बाद एक शासक बनते हैं विग्रराज सेकंड। विग्रराज सेकंड, विग्रराज सेकंड के बारे में बात है कि इन्होंने चालुक्य शासक हुए थे गुजरात के। मूलराज फर्स्ट, इन मूलराज फर्स्ट को हराया और हराने के साथ यहां बड़ौज के अंदर, गुजरात बड़ौज के अंदर इन्होंने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। वैसे आशापुरा माता की मुख्य पीठ लक्ष्मण ने नाडोल के अंदर बनवाई थी, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बड़ौज में किसने बनाया? तो विग्रराज चतुर्थ ने बनाया था। ये इतनी बात है विग्रराज चतुर्थ की। बाद में शासक बनता है एक गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड, इनके बारे में खास बात है, एक इतिहासकार हुए थे फरिश्ता। ये फरिश्ता लिखते हैं कि इन्होंने गजनी के आक्रमणकारियों को, यानी गजनी से जो मुसलमान आक्रमणकारी हुए थे उनको मारवाड़ की सीमा तक सीमित रखा था। गजनी अफगानिस्तान के अंदर जगह पड़ती है और जब विदेशी आक्रांता इनके समय आए थे तब इन्होंने अपने साहस, शौर्य और शक्ति के बल पर मारवाड़ तक इनको सीमित रखा था। इनके बारे में कहा जाता है एक इतिहासकार हुए थे फरिश्ता हुए थे। फरिश्ता ने ये बात लिखी थी। और गोविंद को एक और राइटर हुए थे जयानक। इनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इसके अंदर वेरी घट कहा गया है। इस वेरी का अर्थ होता है शत्रु और घट का अर्थ होता है घटना या शत्रुओं का नाश करने वाला। ये थी गोविंद थर्ड के बाद। इनके बाद एक शासक बनता है पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज के अंदर एक खास बात है कि इनका एक सामंत हुआ था हट्टड़ मोहिल। इन हट्टड़ मोहिल ने इस सीकर रेवासा सीकर के अंदर हर्षनाथ के मंदिर के पास ही जीण माता का मंदिर बनवाया था, जो चौहानों की इष्ट देवी है। ये जीण माता मंदिर का निर्माण हट्टड़ मोहिल ने करवाया था। एक खास बात ये है, ये इंपोर्टेंट भी है, ये सांबर की चौहान शाखा के अंतिम शासक थे।
यहाँ अपनी समाप्त होती है सांबर की चौहान शाखा। अब यहाँ से आगे सांबर की चौहान शाखा से ही शाखा स्थापित होती है अजमेर, पूरी की पूरी सांबर शाखा आगे शिफ्ट हो जाती है अजमेर के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान है, अजमेर की शाखा। अजमेर की शाखा अजमेर की शाखा के संस्थापक हुए थे अजय राज। अजय राज के बारे में हम खूब सारी बातें जानेंगे। अजय राज लिखते हैं हेडिंग। अजय राज ने शासन किया था 1105 से लगाकर 1133 ईस्वी तक। अजय राज के पिता का नाम था पृथ्वीराज फर्स्ट, जो सांबर की शाखा के अंतिम शासक थे। अजय राज के बारे में एक और चीज है कि अजय राज ने 1113 के अंदर अजमेर की स्थापना की, अजमेर बसाया था और यहां पर अजय मेरुगढ़ दुर्ग बनवाया। दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसी अजमेरुगढ़ दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, जहाँ सिसोदिया राजकुमार, उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा रहा करती थी। इसके बारे में जब हम कल्चर पढ़ेंगे तो दुर्ग और पढ़ेंगे। इन्होंने अजमेर के अंदर 1113 में अजमेर की स्थापना की और अजमेरुगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन्होंने कुछ चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। इन सिक्कों का नाम अजय प्रियदम नाम मिलता है। कई बार सिक्कों का नाम बढ़ जाता है, प्रश्न बन जाता है कि अजमेर में जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए वो किस नाम से जाने जाते हैं? अजय प्रियदम नाम से। इन सिक्कों पर ही इन्होंने अपनी पत्नी सोमलावती का नाम लिखवाया था। कुछ किताबें सोमल देवी लिखता है और कुछ किताबें सोमलाता लिखता है। हमने याद रखना सोमल देवी, सोमलावती। उसके बाद इन्होंने अजमेर के अंदर जैन धर्म में विवाद चल रहा था दो शाखाओं के बीच। जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वे श्वेतांबर, जो एकदम जिंदाबाद ये तो है वो दिगंबर के अंदर आते हैं। इन दिगंबर और श्वेतांबर की शाखाओं के विवाद को मिटाने के लिए एक सुझाव दिया गया था इन दोनों के मध्य कि आप शास्त्रार्थ करिए, कंपटीशन करिए, उस कंपटीशन का जजमेंट मैं दूंगा। अर्थात अजय राज ने इन दोनों के मध्य हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। जैन धर्म की शाखा का अध्यक्षता ये बताती है कि राजतंत्र के अंदर उस समय धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता का कितना बड़ा उदाहरण है। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म के पार्श्वनाथ एक मंदिर है अजमेर के अंदर, इस मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किस जैन पार्श्वनाथ जैन मंदिर को किस राजा ने स्वर्ण कलश भेंट किया? तो ये अजय राज ने दिया। उसके बाद अजय राज
अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और एक शक्तिशाली शासक भी था। अजयराज के बाद उसके पुत्र अर्णोराज शासक बनते हैं। तो अर्णोराज के बारे में हम पढ़ेंगे। इन अजयराज के निर्माण काल को एक दो विद्वानों के कोटेशन है। एक तो इन्हें गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों के निर्माण का स्वर्ण काल कहा था, ये बात याद रख लेना। और आगे जब इन्होंने 1833 आया तो 1133 के अंदर अजयराज ने अंत में संन्यास ले लिया था और ये सत्ता थी जो अजमेर की, वो सत्ता दे दी थी। इनके पुत्र हुए थे एक, इनके पुत्र हुए थे एक अर्णोराज। अर्णोराज 1133 से लगाकर 1155 तक शासन करते हैं। यहां से 1133 के अंदर वो संन्यास लेते हैं अजयराज और अर्णोराज को उनका उत्तराधिकारी घोषित करते हैं और राजा बनते हैं। अर्णोराज ने तुर्कों को हराया और तुर्कों को हराकर जिस युद्ध भूमि के अंदर अजमेर के अंदर उनका लहू बहा था, तो कहते हैं कि अर्णोराज कहते थे कि इन मलोचों के अपवित्र रक्त से अजमेर की भूमि अपवित्र हो गई है। उसको पवित्र करने के लिए उन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने तुर्कों के अपवित्र रक्त को शुद्ध करने के लिए, इस भूमि को पवित्र करने के लिए करवाया था। उसके बाद अर्णोराज ने मालवा के एक शासक है नरवर्मन, इस नरवर्मन को हराया। कई किताबें लिखती हैं अजयराज ने नरवर्मन को हराया, तो याद रखना ये ऑथेंटिक है। नरवर्मन को हराया था मालवा के शासक को अजयराज ने, अर्णोराज ने। उसके बाद इन्होंने चालुक्यों के साथ संघर्ष किए थे अर्णोराज ने। अर्णोराज का चालुक्यों के साथ संघर्ष। तीन युद्ध हुए थे अर्णोराज और चालुक्यों के साथ। पहला युद्ध हुआ था अर्णोराज वशेज, सिद्धराज जयसिंह। इस युद्ध के अंदर विजेता हुए थे अर्णोराज, और जब जीते तो संधि और समझौता होना निश्चित था। सिद्धराज ने कहा धूड़ खाई, गलती हुई, तो अर्णोराज ने समझौते के अंदर इनकी एक बहन थी कांचन देवी, कांचन देवी से विवाह कर लिया और पहला चौहान चालुक्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ कांचन देवी के साथ। चालुक्य राजकुमारी चालुक्य इनकी बहन थी। दूसरा युद्ध हुआ था अर्णोराज वशेज, सिद्धराज जयसिंह। पुनः अर्णोराज जीतता है और इस बार इनकी पुत्री थी देवल देवी। इनसे विवाह करते हैं अर्णोराज। जब दो युद्ध हो गए थे तो कोई कहते हैं कि कोई बात बात पर उन्होंने ताना मार दिया था अर्णोराज ने, और देवल देवी ने, कुछ तो इतिहासकार देवल देवी का बताते हैं, कुछ इतिहासकार कुमारपाल चालुक्य की साम्राज्यवादी नीति का बताते हैं। जब तीसरा युद्ध हुआ उसके कारण थे कुछ। तीसरा चालुक्य संघर्ष,
तीसरा चौहान चालुक्य संघर्ष। यह हुआ था अर्णोराज वर्सेज कुमारपाल चालुक्य। यह उनका ही सिद्धराज का पुत्र था। इस युद्ध के कुछ कारण हैं जीत से पहले। यहाँ जीता तो कुमारपाल था। कहते हैं कि कुमारपाल और इनके मध्य युद्ध हुआ था, जीते कुमारपाल, और कुमारपाल ने चौहान राजकुमारी, कुछ तो चौहान राजकुमारी लिखते हैं और कुछ लिखते हैं कि अर्णोराज की बहन और कुछ अर्णोराज की पुत्री, पर याद रखना चौहान राजकुमारी जालन देवी। इन जालन देवी से विवाह कर दिया था कुमारपाल। इस युद्ध के कारण थे थर्ड युद्ध के एक कारण था कुमारपाल चालुक्य की साम्राज्यवादी नीति। दूसरा था कुमारपाल द्वारा अपने पिता सिद्धराज जयसिंह का बदला। तीसरा कारण था चालुक्यों के उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर में अर्णोराज का हस्तक्षेप। और कुछ कहते हैं कि देवल देवी ने यह युद्ध के लिए कुमारपाल को सूचना दी थी या बुलाया था। देवल देवी को बताते हैं। ये एक स्वाभाविक से कारण थे। कई बार प्रश्न यहां से पूछ लेते हैं। चौहान चालुक्य संघर्ष यहां होते हैं समाप्त। अब इन अर्णोराज के काल में उनके दरबारी विद्वान हुए थे दो। एक तो जयघोष, एक देवबोध। ये दो इनके दरबारी विद्वान हुए थे। अंत में अर्णोराज की इनके पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी। तो चौहानों का प्रथम पितृहंता जगदेव कहलाया। अब थोड़ा सा अर्णोराज के बारे में, उनके बाद के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। अर्णोराज की दो पत्नियां हुई थी, वैसे तीन हुई थी, दो की चर्चा विशेष होती है। एक तो जोहिया राजकुमारी सुधवा देवी, और एक उनकी पत्नी हुई थी कांचन देवी, जो कुमारपाल चालुक्य से नहीं, सिद्धराज जयसिंह की बहन थी, उनसे विवाह किया था। इनके पहली पत्नी से दो पत्नियां हुई थी। पहली पत्नी थी जोहिया राजकुमारी सुधवा देवी, और दूसरी थी कांचन देवी। इनसे इनके दो पुत्र हुए थे।
पहले पुत्र हुआ था जगदेव, दूसरा हुआ था इधर विग्रहराज। जब ये जगदेव इनके पिता अर्णोराज की हत्या करता है तो पहला शासक यही बनता है। इसका विरोध होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है। इनके दो पुत्र हुए थे फिर, एक था नागार्जुन अपर गांगे और दूसरा था नागार्जुन। जब इनकी मृत्यु होती है, पहले शासक बने, उसके बाद शासक ये बने, इनकी मृत्यु होती है तो अपर गांगे शासक बनता है तीसरा। जब ये शासक बनता है तो इसका एक पुत्र था पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज कहता है ये हत्या तो इनके की, तो इसका दोष मैं क्यों ले, यहाँ हक इसका था, तो इसने अपर गांगे को हराकर राजा बनता है, चौथा राजा पृथ्वीराज। उसके बाद इधर यहाँ शासक बनता है। जब ये पृथ्वीराज की मृत्यु होती है तो यहाँ कांचन देवी से पुत्र होता है सोमेश्वर। पहला शासक जगदेव बनता है, दूसरा विग्रहराज चतुर्थ और तीसरा अपर गांगे। अपर गांगे को हराकर पृथ्वीराज बनता है। इसकी मृत्यु होती है तब सोमेश्वर शासक बनता है, पांचवा शासक। सोमेश्वर के दो पुत्र हुए थे, एक का पृथ्वीराज थर्ड, दूसरा हर्राय था। इनका एक पुत्र हुआ था गोविंदराज। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है पृथ्वीराज, छठा शासक। और इनकी मृत्यु के बाद ये 1-2 वर्ष को शासक बढ़ता है, वो भी मोहम्मद गौरी के सहयोग से। और उसके बाद ये हर्राय के विरोध के कारण हर्राय स्वयं सत्ता ले लेता है और 8वां शासक हर्राय बनता है। चौहान डायनेस्टी यहाँ समाप्त होती है और यहाँ से गोविंदराज नई शाखा का स्थापना करता है 1194 के अंदर, रणथंबोर शाखा की। तो आज हमने चौहानों की सामर और अजमेर शाखाएं पढ़ी, कल और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।